हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्री एस्पिरेंट क्लासेस। क्लास 9th का सीबीएसई का हम लोग सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने सेल का इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर से मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम अगले 10 मिनट सुनिए। आपको इस बार सेल थ्योरी पहली बार ऐसा होगा कि आपको यहीं कहीं याद होगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे सेल थ्योरी। दोबारा फिर पढ़ने का कभी ज़रूरत नहीं, सेल थ्योरी पूरी तरह से याद हो जाएगा और इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। तो चलो, सेल क्या है सबसे पहले तो सेल इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है सेल को, उसके लिए एक चीज़ समझिए। सेल इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? देखो, सेल से ही क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपका नाम अब बन रहे हैं। यानी सेल से बना होगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ही इंडिविजुअल बना होगा। तो यानी ये अगर लाइफ है, तो ये लाइफ बनाने के लिए पहले ऑर्गन सिस्टम चाहिए, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन चाहिए, ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, और टिश्यू बना है सेल से। अगर सेल ही ना होता तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो कोई लाइफ नहीं आता। तो इस लाइफ का सबसे बेसिक पार्ट ये हुआ कि नहीं, बेस जिस पे टिका हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड चीज, सेल को और भी बोला गया क्या कि इट इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल ना मतलब बेसिक पार्ट है हमारा, स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शनल भी यही करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शन भी, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी दे रहा है और साथ में फंक्शन भी कर रहा है। अब कुछ बेसिक बात, जैसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप भी होता है। टेलीस्कोप दूर की चीज़ को देखने के लिए होता है। माइक्रो जब भी वर्ड लगता है स्मॉल, और स्कोप का मतलब होता है सी, स्मॉल टू सी, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को देखने वाले मशीनरी को देखने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो इस माइक्रोस्कोप का थोड़ा बेसिक देख लें। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेड जेनसन और एच जेनसन। इन्होंने सबसे पहली बार इन्वेंट किया था लाइट माइक्रोस्कोप का। कोई भी चीज़ जब फर्स्ट बार इन्वेंट होता है, फर्स्ट बार नया नया मार्केट में आता है, तो वो उसमें बहुत सारी खामी होती हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बार होता है। जैसे आप ही देखे होंगे कि पहले का मोबाइल और आज का मोबाइल, या आप 2 साल बाद और देखते हैं मोबाइल धीरे धीरे और अच्छा होते जा रहा है। तो कोई भी चीज़ जैसे जैसे समय बीतता है और उसमें टेक्नोलॉजी चेंज होते जाता है। तो ये पहली बार इन्वेंट किया था लाइट माइक्रोस्कोप। जाहिर बात है ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप था जिससे सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं सकते थे। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट थे जिसे ये माइक्रोस्कोप देख नहीं पा रहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, एम कनॉल एंड ईरिस का। ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जाहिर बात है इससे ज़्यादा अच्छा था ये माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट को ये माइक्रोस्कोप नहीं देख पाता था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख लेता था। ठीक, तो थोड़ा ये याद रखना। अब आइए सेल के बैकग्राउंड पे। तो सेल को डिस्कवर्ड करने वाले रॉबर्ट हुक, आप जानते हैं, इन 1665 में डिस्कवर्ड किए थे सेल को। ठीक, तो रॉबर्ट हुक क्या किए थे? तो डिस्कवर्ड किए सेल को। कब किए? 1665 में। कहाँ किए थे? तो कॉर्क स्लाइड में। कॉर्क स्लाइड कैसा होता है? डेड होता है। देखो कॉर्क पीछे लग रहा है, कॉर्क आप देखते हो पीछे का हिस्सा कॉर्क। और इस कॉर्क का स्ट्रक्चर कैसा था? तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, याद रखना है। अब देखो इस फिगर में तुम देखो कि ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने सेल कहा, और ये जो होलो पार्ट है, ये जो खाली वाला पार्ट है, इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने सेल नहीं देखा था। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व क्या कर लिया था? सेल वॉल। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने जिसको कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने दुनिया को जो सेल बताया वो एक्चुअल में बाद में निकला कि सेल वॉल निकला। ठीक, अब रॉबर्ट हुक का बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। दिस इज साइंटिस्ट अब क्या करते हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं वो बुक लिखते हैं, तो उनके बुक का भी ये भी क्वेश्चन में आता है, तो इसको याद रखना है। तो अब देखो फिर से सुनो, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार इन 1665 में डिस्कवर्ड किया सेल। जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया वो कैसा था? डेड था। किस चीज़ में किया था? इन कॉर्क स्लाइड में। कॉर्क स्लाइड का स्ट्रक्चर कैसा था? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। उनके बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था? सेल वॉल। 1-2 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। डिस्कवर्ड द सेल रॉबर्ट हुक 1665, ये सब याद हो गया। अब यानी रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था।
अब आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है लुईन हुक, एवी लुईन हुक। इन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल का क्रेडिट लुईन हुक को गया और डेड सेल्स का तो जान ही रहे हैं किसके पास गया। चलिए अब नेक्स्ट आता है पार्ट सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी? अब देखो सेल थ्योरी क्या है, याद रखना इस सेल थ्योरी आप पहली बार आज ही क्लास में सारा चीज़ याद हो जाएगा आपको। दोबारा कभी इस सेल थ्योरी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। तो एकदम अमेजिंग स्टाइल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल थ्योरी। समझो सेल थ्योरी जिसको देने वाले थे दो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। एक का नाम था MJ सेलिडन और दूसरा का नाम था T स्वान, ठीक। अब देखो स्वान नाम है, स्वान अब समझना है। स्वान देखो एक तो बॉटनिस्ट वर्ड है, एक जियोलॉजिस्ट है। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कौन बॉटनिस्ट कौन जियोलॉजिस्ट। पहले तो याद रखिए बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट से रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोला जाता है। और जियोलॉजिस्ट में तो जू आप समझते हो, जू में आप क्या जाके देखते हो एनिमल्स, तो जो एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। और अब देखो कंफ्यूजन नहीं होगा, स्वान हंस, स्वान एक क्या है, हंस क्या है, एनिमल्स है कि प्लांट है, एनिमल्स है, यानी स्वान उसी से याद कर लीजिए, जो याद करने के लिए बता रहे स्वान जियोलॉजिस्ट। अब देखो MJ सेलिडन जो थे वो जर्मन के बॉटनिस्ट हैं। कहाँ के थे? जर्मन के, कंट्री भी याद रखना है, जर्मन के थे। और कब? 1838 में इन्होंने एक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा क्या कि जितने भी इस पृथ्वी पे ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब बने हुए हैं सेल्स से, ठीक। एक साल के बाद T स्वान जो ब्रिटिश के थे जियोलॉजिस्ट हैं 1839 में, देखो एक साल के जस्ट बाद इन्होंने भी हाइपोथेसिस दिया, ठीक, सिद्धांत दिया कि ऑल एनिमल्स एंड, क्योंकि ये जियोलॉजिस्ट थे तो इनका ज़्यादा जोर एनिमल्स पे था, तो मगर इन्होंने क्योंकि प्लांट का वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था तो इन्होंने जोड़ दिया ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। मतलब समझ सकते हो कि बॉटनिस्ट वाले बोल रहे हैं कि सारे प्लांट्स बने हुए सेल से, और जियोलॉजिस्ट मतलब एनिमल वाले बोल रहे हैं ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो इन्होंने दोनों ने सोचा कि क्यों दुनिया को दो अलग अलग थ्योरी दिए, क्यों ना एक कंबाइंड थ्योरी दिया। तो एक साल के बाद देखो यहाँ से 38 से एक साल बाद 39, फिर इसके एक साल बाद जो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ स्किप कर दिया, इन 1840 में एक और थ्योरी आया था। उस थ्योरी को कहा गया था कंबाइंड सेल थ्योरी, ठीक है। वो देने वाले कौन थे? बोथ सेलिडन एंड स्वान। इन दोनों ने मिलकर, बोथ सेलिडन एंड स्वान दोनों ने मिलकर उस कंप्लीट सेल थ्योरी को दिया था। और उसमें सिर्फ इन्होंने बोल दिया क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। क्योंकि उस समय तो देखो माइक्रोस्कोप तो जस्ट इन्वेंट हुआ था, तो उस समय तो बैक्टीरिया वायरस ये सब तो जानते नहीं थे, क्योंकि उतना था नहीं हमारे पास माइक्रोस्कोप। मेनली देखा गया था कि प्लांट्स और एनिमल्स। अब एक आदमी बोल ही रहा है कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, एक बोल रहा है ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, तो इन्होंने बोल दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक। अब ये थ्योरी को दुनिया के सामने रखें तो दुनिया ने, मतलब बड़े बड़े जो और भी जो अगेंस्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यही बात पूछा कि जब आप बोल रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना है सेल से, किससे से बना है? सेल से। तो आखिर ये सेल्स आते कहाँ से? इसके बारे में जवाब दीजिए। तो एक क्वेश्चन था व्हाट वाज द मेन लैकिंग, वही पूछा कि लैकिंग इन सेल थ्योरी, मतलब या सिंपली कहा जाए कि इनका जो दोनों का जो सेल थ्योरी था वो इनकम्प्लीट था, गलत नहीं था, इनकम्प्लीट था। क्यों इनकम्प्लीट था? क्योंकि इनसे दुनिया जब पूछा कि बताओ सेल आखिर आते कहाँ से, जब बोल रहे हो कि सेल ही से बना है, तो इनके पास जवाब नहीं था। बिकॉज दे डिड नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर द न्यू सेल्स एराइजेस, कहाँ से ये आते हैं, ठीक। तो इसका जवाब मतलब कि इसकी वजह से इनका सेल थ्योरी इनकम्प्लीट था 1840 में, इनकम्प्लीट। अब आफ्टर 15 ईयर, ठीक 15 साल के बाद, याद रखना एक और फिर 15, तो कितना हो गया? 1838 से एक, 1839 फिर एक, 1840 और उसके बाद 15 ईयर, एकदम ईयर याद हो जाएगा 1855, ठीक है, याद होगा। 1838 फिर एक साल 1839, फिर दोनों ने मिलकर कंबाइंड दिया तो 1840, और उस 40 के बाद उसी 40 में इनकम्प्लीट हुआ। इनकम्प्लीट का मतलब रॉन्ग नहीं होता है, अधूरा। अब उसको पूरा कौन किया? 15 साल के बाद कौन आए? रडोल्फ विर्चो। और इन्होंने बस उस सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने एक बायोलॉजिकल टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यू सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कोई भी नया जो सेल्स आया है आखिर वो आया कहाँ से? तो अपने पूर्वज वाले, अपने पहले वाले सेल से ही एग्जिस्ट, अपने पहले वाले सेल से ही क्या किया है? डिवीजन करके वो न्यू सेल्स आया है। मतलब न्यू सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये जैसे ही बोले उसी तरह सेल थ्योरी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया,
ठीक है। तो सेल थ्योरी समझ में आया। एमजे सेलिडन 1838 जर्मन के थे और वो क्या थे, सेलिडन थे ना, तो वो बॉटनिस्ट थे। टी स्वान, स्वान का मतलब जियोलॉजिस्ट, एनिमल है, तो ब्रिटिश के थे। जियोलॉजिस्ट कब किए थे, 1839। सबसे पहले 38 वो प्लांट वाला, फिर आया 39, फिर दोनों ने कंबाइंड हुआ तो 1840 में। फिर क्या हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। क्या वजह था, क्योंकि उन्होंने नहीं बता पाया था कि कहाँ से सेल आते हैं। आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद रडल्फ विर्चुआय उन्होंने क्या बोला, ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला मीन्स न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपसे अगर पूछ दिया कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बता दीजिए कि जहाँ सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो है वायरस, ठीक है, क्योंकि वायरस के पास सेल ही नहीं है अपना, तो वहाँ पे आपका सेल थ्योरी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ तक बात रहा, समझ में आया सब लोग को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स, उसका जो उसमें ऑर्गेनेल्स है। मतलब आने वाले 3 से 4 लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, ठीक है। अब बहुत अमेजिंग, आपको ये याद हो जाएगा, ये चैप्टर एकदम रट जाओगे आप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, थैंक यू।